जरा सोचिए, एक ऐसा सुल्तान जिसने हुकूमत की सिर्फ 5 साल, लेकिन उसके काम का असर वो आज भी हमारी जिंदगी का हिस्सा है। ये कहानी है शेर शाह सूरी की, जिनके बहुत छोटे से शासनकाल ने हिंदुस्तान की तकदीर ही बदल कर रख दी। तो सवाल यही उठता है कि भाई आखिर इन 5 सालों में ऐसा क्या हो गया जो सदियों तक याद रखा गया? कैसे ये मुमकिन हुआ? चलिए आज शेर शाह के उन्हीं सुधारों की पड़ते खोलते हैं जिन्होंने सच में इतिहास का रुख मोड़ दिया था। देखिए, किसी भी बड़े साम्राज्य की स्थिरता ना उसकी अर्थव्यवस्था पर टिकी होती है, और शेर शाह सूरी ये बात बहुत अच्छी तरह समझते थे। तो उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया? उन्होंने जमीन और उससे आने वाले लगान यानी रेवेन्यू की पूरी व्यवस्था को ही दुरुस्त कर दिया। और इसके लिए उन्होंने एक, कह सकते हैं, क्रांतिकारी कदम उठाया। इससे नाम दिया गया रैयतवाड़ी व्यवस्था। अब इसका मतलब क्या था? बहुत सीधा सा मतलब था, सरकार और किसान के बीच में अब कोई बिचौलिया नहीं होगा, नो मिडलमैन। जो भी बात होगी सीधे राज्य और किसान के बीच होगी। इससे हुआ क्या भाई? भ्रष्टाचार और शोषण की गुंजाइश अपने आप कम हो गई। लगान की दर को भी आप देखिए एकदम आसान बना दिया गया। पूरे साम्राज्य में ज्यादातर जगहों पर यह तय हुआ कि किसान अपनी उपज का सिर्फ 1/3 हिस्सा लगान के तौर पर देंगे, बस। इससे हुआ ये कि सब कुछ बिल्कुल पारदर्शी हो गया, एकदम क्रिस्टल क्लियर। किसानों को भी पता था कि कितना देना है और सरकार को भी पता था कि कितना आने वाला है। अच्छा, इस मेन लगान के अलावा 2 और छोटे शुल्क भी तय किए गए। पहला था जरीबाना, जो जमीन की पैमाइश मतलब सर्वे फी था, और दूसरा था महसिलाना, जो टैक्स इकट्ठा करने वाले अधिकारियों के लिए एक तरह की कलेक्शन फी थी। मतलब हर चीज का हिसाब किताब एकदम साफ सुथरा। अब इस पूरी व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी थी सटीक रिकॉर्ड कीपिंग। हर चीज लिखी जा रही थी। जमीन को नापने के लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट बना दी गई, सिकंदरी गज। हर किसान को एक कबूलियत पत्र दिया जाता था। ये एक तरह का रिटर्न अग्रीमेंट था जिसमें उसकी जमीन कितनी है, लगान कितना देना है, सब कुछ साफ साफ लिखा होता था। और सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या थी? ये सारे रिकॉर्ड्स हिंदवी और फारसी दोनों भाषाओं में रखे जाते थे, ताकि कोई ये ना कह सके कि उसे समझ नहीं आया। तो ठीक है, जमीन और रेवेन्यू का सिस्टम तो सेट हो गया। अब देखते हैं कि शेर शाह ने साम्राज्य की अर्थव्यवस्था को, मतलब इकोनॉमी को रफ्तार देने के लिए क्या किया, और इसके लिए उन्होंने फोकस किया करेंसी और ट्रेड पर। देखिए, शेर शाह से पहले ना सिक्कों का बड़ा घालमेल था। अलग अलग तरह के मिक्स्ड मेटल के सिक्के चलते थे, जिनकी कोई स्टैंडर्ड वैल्यू ही नहीं थी। शेर शाह ने आकर इस पूरी व्यवस्था को खत्म कर दिया और 3 स्टैंडर्ड सिक्के चलाए: सोने का अशरफ, चांदी का रुपया और तांबे का दाम। और इनमें सबसे खास था चांदी का रुपया। इसका वजन 180 ग्रेन पर फिक्स कर दिया गया, और इसमें करीब 97%, सोचिए 97% शुद्ध चांदी होती थी। इस हाई क्वालिटी सिक्के ने व्यापार में जैसे क्रांति ही ला दी। लेन देन करना बहुत भरोसेमंद और आसान हो गया। और इस सुधार का असर इतना गहरा था कि जाने माने इतिहासकार स्मिथ ने लिखा है कि शेर शाह का यही रुपया आगे चलकर आधुनिक ब्रिटिश इंडियन करेंसी सिस्टम का आधार बना। जरा सोचिए इस बात को, 16वीं सदी का एक सुधार 20वीं सदी तक काम आ रहा था। एक और बड़ी दिलचस्प बात है, शेर शाह पहले ऐसे मुस्लिम शासक थे जिन्होंने अपने सिक्कों पर अरबी के साथ साथ देवनागरी लिपि का भी इस्तेमाल किया। ये छोटी सी बात दिखाती है कि उनका शासन कितना प्रैक्टिकल और सबको साथ लेकर चलने वाला था। तो अर्थव्यवस्था मजबूत हो गई। अब इतने बड़े साम्राज्य को एक साथ जोड़े कैसे रखें? इसके लिए चाहिए था एक जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर, और शेर शाह ने सड़कों और कम्युनिकेशन का एक ऐसा जाल बिछाया जो सचमुच साम्राज्य की धमनियों, मतलब आर्टरीज की तरह काम करता था। जरा ये आंकड़ा देखिए, 1700। जी हां, 1700 शेर शाह ने अपने बड़े बड़े हाईवेज पर करीब 1700 सराय बनवाएं। और ये सराय भी ऐसे नहीं, हर 8 किलोमीटर की दूरी पर एक सराय बनाया गया था। लेकिन ये सिर्फ रुकने की जगह या होटल नहीं थे। नहीं, ये सराय एक साथ 2-2 काम करते थे। एक तरफ तो ये यात्रियों और व्यापारियों के लिए एकदम सुरक्षित ठिकाने थे, और दूसरी तरफ ये डाक चौकी का भी काम करते थे। मतलब यहीं से शाही डाक और खुफिया जानकारी बहुत तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जाती थी। उन्होंने 4 बहुत बड़ी सड़कें बनवाईं, जिन्होंने साम्राज्य के दूर दराज के कोनों को भी सेंटर से जोड़ दिया। और इनमें से जो सबसे मशहूर सड़क थी वो थी सोनारगांव से लेकर अटक तक, जिसे आज हम और आप ग्रैंड ट्रंक रोड या जीटी रोड के नाम से जानते हैं।
और बस इसी वजह से इन सड़कों और सरायों को साम्राज्य रूपी शरीर की धमनियां कहा गया। ये वाकई में उस साम्राज्य के जीवन और उसकी सेहत के लिए बहुत जरूरी थीं। चलिए अब बात करते हैं उस ढांचे की जो साम्राज्य के अंदर लोगों को सुरक्षा और व्यवस्था देता था, यानी लॉ एंड जस्टिस सिस्टम की। न्याय की व्यवस्था को भी देखिए कितने ऑर्गेनाइज तरीके से बांटा गया था। मुंसिफान जो थे वो दीवानी मामले मतलब सिविल केसेस देखते थे, और शिकदारान वो फौजदारी यानी क्रिमिनल मामलों को हैंडल करते थे। और कानून व्यवस्था बनाए रखने का उनका तरीका तो बहुत ही कारगर था। उन्होंने स्थानीय उत्तरदायित्व का सिद्धांत लागू किया, मतलब लोकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका सीधा सा मतलब था कि अगर किसी इलाके में कोई जुर्म होता है तो उसकी जवाबदेही वहां के गांव के मुखिया या अधिकारी की होगी, उन्हें ही जवाब देना पड़ेगा। तो इन सब के बाद सवाल उठता है कि शेर शाह अपने पीछे छोड़ के क्या गए। उनकी विरासत सिर्फ पत्थर की बड़ी बड़ी इमारतों में नहीं है, बल्कि उस सिस्टम में है, उस प्रणाली में है जो उन्होंने बनाई थी। हाँ बिल्कुल, सासाराम में उनका वो शानदार मकबरा और दिल्ली का पुराना किला आज भी उनकी याद दिलाते हैं। लेकिन उनकी असली और सबसे बड़ी विरासत थी उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव और रेवेन्यू प्रणाली। ये सिस्टम इतना ज़बरदस्त था कि बाद में मुगलों ने और यहाँ तक कि अंग्रेज़ों ने भी इसके कई हिस्सों को हूबहू अपना लिया। तो आखिर में ये एक सवाल सोचने पर मजबूर करता है, क्या शेर शाह का सबसे बड़ा स्मारक पत्थर से बना कोई मकबरा या किला नहीं, बल्कि उनकी बनाई हुई वो व्यवस्था थी, वो सिस्टम था जो आज भी किसी न किसी रूप में हमारे साथ है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।